दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अनोखे लहंगे और सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर गांव में महिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनापुर में गणेश जी का एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर था। महिमा की माँ उसी मंदिर के आगे फूल बेचा करती थी। उसके पिता बीमार और लाचार थे, वो बोल भी नहीं सकते थे। महिमा दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसकी सभी सहेलियाँ हमेशा उसका मजाक बनाया करती थीं। एक बार की बात है, एक दिन महिमा की माँ बगीचे में फूल तोड़ रही थी कि तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उसकी माँ को डस लेता है और उसकी माँ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। माँ के मर जाने के बाद महिमा के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। फिर महिमा उसी मंदिर के आगे फूल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। खाली टाइम में वो गणेश जी की पूजा अर्चना भी किया करती थी। बदसूरत होने की वजह से महिमा को कोई भी पसंद नहीं करता था और उसकी कोई भी सहेलियां नहीं थी। सिर्फ एक लड़की थी दीपिका, जो कि उसी के साथ फूल बेचा करती थी। हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो। मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी घर पर लाचार हैं और मेरी बदसूरती की वजह से कोई भी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। कुछ तो चमत्कार करो प्रभु, कुछ तो चमत्कार करो। पूजा करने के बाद महिमा घर वापस आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक चमचमाती हुई तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। अरे वाह, ये इतनी तेज चमकती हुई रोशनी भला किस चीज की है? जब वो उस रोशनी के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ एक लहंगा और सैंडल रखा हुआ था। अरे, ये लहंगा और सैंडल तो बहुत ही कीमती लगता है, लेकिन ये किसका है और यहाँ पर इसे किसने रखा है? तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी परी प्रकट होती है और वो महिमा से कहती है, महिमा, ये जादुई लहंगा और सैंडल तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं महिमा, ये लहंगा और सैंडल यहाँ कई वर्षों से रखे हुए हैं, लेकिन ये आज तक किसी को भी नजर ही नहीं आए। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ये जादुई लहंगा और सैंडल मिला। ये कोई साधारण लहंगा और सैंडल नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा और सैंडल है। अब तुम इसे लेकर अपने घर जाओ। ये अब से तुम्हारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद महिमा वो जादुई लहंगा और सैंडल लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और फिर वो अपने पिताजी के लिए खाना लाकर उन्हें खाना खिला रही थी और उन्हें उस जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में भी बता रही थी। उसके पिताजी सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं थे। फिर वो अपने पिताजी को खाना खिलाकर अपने कमरे में वापस गई और शीशे के सामने खड़ी होकर जादुई लहंगे और सैंडल को पहनती है। और जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो देखती ही रह गई। वो लहंगा और सैंडल पहनते ही उसका रूप बदल गया और वो बहुत ही खूबसूरत हो गई। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। फिर वो भागते हुए अपनी सहेली दीपिका के पास गई। अरे महिमा, तुम एकदम से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और खुशी खुशी सबको अपना बदला हुआ रूप दिखाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर वापस आई तब उसने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब वो उनके नजदीक पहुंची तो अपने पिताजी को जैसे ही उसने छुआ तो उसके पिताजी उठकर खड़े हो गए और बोलने लग गए। ये सब देखकर महिमा की आंखों से आंसू गिरने लग गए। अरे बेटी, रो मत, अब मैं एकदम ठीक हो गया हूँ।
अब मैं चल फिर और बोल भी सकता हूँ। फिर महिमा अपने पिताजी को उस जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में बताती है कि ये जादुई लहंगे और सैंडल का ही जादू है और इसी ने सारे चमत्कार किए हैं। पिताजी, अब कल से आप भी मेरे साथ फूल बेचने चलना। सब लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। अगले दिन जब महिमा और उसके पिता सोकर उठे तो वो हैरान रह गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले में बदल गई थी। घर पर चारों तरफ महंगे महंगे फर्नीचर, कीमती कीमती सामान रखे हुए थे। पिताजी, आप ये सब देख रहे हो ना? ये सब इस जादुई लहंगे और सैंडल का ही कमाल है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, जरूर ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। अब उनके पास सब कुछ था। उन्हें फिर से फूल बेचने की भी कोई जरूरत नहीं थी। उनके घर में गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। फिर महिमा अपने पिताजी से बोली, पिताजी चलिए तैयार हो जाइए, मंदिर चलते हैं और गणेश जी को धन्यवाद करके आते हैं। तभी उसकी सहेली दीपिका उसको फूल बेचने के लिए बुलाने आती है। वो महिमा की छोटी सी झोपड़ी की जगह आलीशान बंगला देखकर हैरान रह जाती है और फिर वहीं से घर वापस चली जाती है। महिमा जब अपने पिताजी के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वो मंदिर में गई। उन्होंने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की और भगवान को धन्यवाद किया और गरीबों में खाना और कपड़े भी बांटे। तभी दीपिका वहाँ पर आई और उससे बोली, महिमा, मुझे बताओ ना, कैसे ये सब हुआ है? तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है क्या? फिर महिमा ने हंसते हुए कहा, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। दीपिका महिमा के चमकते हुए लहंगे और सैंडल को देखकर जल उठी और बोली, आखिर इस भिखारन के हाथ ऐसा क्या लग गया कि ये एकदम से इतनी अमीर हो गई? पता तो करना ही पड़ेगा। फिर दीपिका ने छुपकर उसका पता लगा ही लिया कि आखिर ये सब उसके जादुई लहंगे और सैंडल का ही कमाल है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो अगली सुबह महिमा के घर पर आई और उससे बोली, महिमा, तुम्हारा ये लहंगा और सैंडल तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुझे आज शादी में जाना है। मुझे ये लहंगा और सैंडल दे दो ना, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगी। दीपिका को इस तरह से लहंगा और सैंडल मांगता देख महिमा उसे मना ही नहीं कर पाई और फिर उसने जादुई लहंगे और सैंडल को उतारकर दीपिका को दे दिया। लहंगा और सैंडल जैसे ही दीपिका के हाथ में गए वैसे ही वो पत्थर के हो गए। अरे, ये क्या किया तुमने दीपिका? मेरे लहंगे और सैंडल को ये क्या हो गया? दीपिका जोर जोर से हंसते हुए लहंगा सैंडल वही फेंक कर भाग गई। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि महिमा के गार्ड ने आकर कहा, महिमा मैम, अचानक आपकी सहेली का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। महिमा भागते हुए दीपिका के पास गई और उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर लेकर आई और उसकी जल्दी से मरहम पट्टी की। उसके बाद उसे उसके घर पहुंचा कर भी आई। फिर घर आकर उस पत्थर के लहंगे और सैंडल को बड़े ही उदास मन से अपने हाथ में लिया। लहंगा और सैंडल महिमा के हाथ में आते ही चमकने लगे। महिमा बहुत खुश हुई। फिर कुछ ही दिनों बाद दीपिका महिमा के पास आई और उससे बोली, मुझे माफ कर दो महिमा, मेरे मन में लालच आ गया था और मैं तांत्रिक के पास गई थी। उसी के कहने से तुम्हारे वो जादुई लहंगे और सैंडल पत्थर के हो गए थे। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो महिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। महिमा दिल की बहुत अच्छी थी। वो दीपिका को माफ कर देती है और फिर सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गोटेदार लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है।
बिलासपुर नाम के गांव में किरण और जिया अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उन दोनों के पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। जिया बहुत सुंदर होती है और खूबसूरत होने के साथ साथ जिया बहुत घमंडी भी थी। और वहीं दूसरी तरफ किरण का रंग थोड़ा सांवला था और वो कभी भी घमंड नहीं करती थी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसका रंग काला होने के कारण उसकी बहन जिया और उसकी माँ कुंती उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिया अपनी माँ से जब भी कोई नए कपड़े मांगती तो उसकी माँ उसको तुरंत ही लाकर नए कपड़े दे दिया करती थी। लेकिन जब किरण अपनी माँ से नए कपड़े मांगती तो कुंती उसको मना कर देती थी। अरे तुम कपड़े लेकर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारा रंग तो बिल्कुल काला ही है और नए कपड़े तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। पर हाँ, जिया के कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, उन्हीं को पहन लेना तुम। लेकिन माँ, आपने जिया को भी तो नए कपड़े दिलाए हैं ना? उसका रंग देखा है तूने? कितनी गोरी और खूबसूरत है वो। आप और जिया मेरे रंग को लेकर हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो। और वैसे भी इंसान का दिल साफ होना चाहिए, ना कि उसका रंग। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने बोल दिया ना, नए कपड़े नहीं दिलवाऊंगी तो मतलब नहीं दिलाऊंगी। और इस बात के लिए मुझसे दोबारा मत बोलना। ठीक है माँ, फिर आप मुझे जिया के पुराने कपड़े ही दे दो। उसके बाद कुंती किरण को जिया के कुछ पुराने कपड़े लाकर उसे दे देती है और किरण को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो कपड़े देखकर किरण कहती है, अरे ये कपड़े तो बहुत पुरानी हैं और कई जगह से फटे भी हैं। इन कपड़ों को मैं कैसे पहनूंगी? कपड़े फटे होने के कारण किरण उसको नहीं पहन सकती थी। जब भी किरण और जिया एक साथ स्कूल जाती तो जिया की स्कूल की कुछ सहेलियाँ उनसे कहती हैं, अरे यार जिया, ये तेरी बहन ही है ना? देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ तू इतनी गोरी और कहाँ ये इतनी काली, बिल्कुल बैगन की जैसी। पता नहीं यार, लेकिन मुझे इस मनहूस के साथ ही स्कूल आना पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर किरण बहुत निराश हो जाती है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको पता था कि वो कुछ भी बोलेगी तो सब उसका मजाक बनाएंगे। और यही सोच करके किरण उनसे कुछ भी नहीं बोलती है। जिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किरण उसके साथ स्कूल जाए। जिया किरण को परेशान करती थी। कभी दरवाजे पर कुंडी लगा दिया करती तो कभी उसका बैग छुपा दिया करती ताकि वो स्कूल ना जा पाए। ऐसे ही जिया किरण को बहुत परेशान करती थी। इतना सब होने के बावजूद भी किरण किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में फेयरवेल का दिन था और जिस क्लास में जिया और किरण पढ़ती थी उसी क्लास की टीचर कहती हैं, बच्चों, हमारे स्कूल में एक ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है और जिन जिन बच्चों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो मुझे इन्फॉर्म कर दें। ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जिया और किरण भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। घर आकर जिया अपनी माँ कुंती से कहती है, मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। मम्मी, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ ना? ठीक है बेटी, तुम पार्टिसिपेट कर लो क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी ही जीतेगी। हुर्रे! ठीक है, आप मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दिलवा दो जिसको मैं ड्रेस कंपटीशन के दिन पहनूंगी। ठीक है मम्मी। जिया इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद किरण भी घर आ जाती है और
उनसे कहती है, माँ हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। हाँ तो क्या करूँ मैं, नाचूं क्या? लेकिन माँ हमारी क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेंगे ही ना, सब तेरी तरह बदसूरत थोड़ी ना है। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे मैं ड्रेस दिलवा सकूं, समझी? ये बात सुनकर किरण बहुत उदास हो जाती है और घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर किरण बहुत हैरान हो जाती है और उनसे कहती है, आप तो परी हो ना, आप यहाँ पर कैसे? मैं तुम्हें ऊपर आसमान से देख रही थी कि तुम बहुत दुखी हो और मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती। मैं सभी लोगों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। पर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे काले रंग की वजह से मुझसे मेरी बहन और माँ बहुत नफरत करती हैं। मेरी माँ हमेशा मेरी बहन से प्यार करती है क्योंकि वो बहुत गोरी और सुंदर भी है। और हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन भी है। जो सबसे सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा वही जीतेगा। और इस कंपटीशन के लिए मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें एक गोटेदार लहंगा दूंगी और वो भी जादुई गोटेदार लहंगा। इतना कहते ही परी किरण को एक जादुई गोटेदार लहंगा दे देती है। इस गोटेदार लहंगे को पहनने के बाद तुम गोरी हो जाओगी और बहुत सुंदर लगने लगोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद किरण उस गोटेदार लहंगे को पहनकर देखती है तो वो अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो गोरी हो चुकी थी। फिर किरण उस कंपटीशन में जाती है और वो वहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदर लगती है और वो उस कंपटीशन को जीत जाती है। ये बात जब जिया और कुंती को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। माँ इसका गोटेदार लहंगा देखो कितना ज्यादा सुंदर है और ये कंपटीशन भी जीत गई है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है और इसके पास ये लहंगा कहाँ से आया? तुमने तो इसे ड्रेस दिलवाने से मना कर दिया था ना माँ? मैंने तो इसे ये लहंगा नहीं दिलवाया। चल बता ये गोटेदार लहंगा कहाँ से लेकर आई है तू? माँ मैं गार्डन में थी और ये गोटेदार लहंगा मुझे वहीं पड़ा हुआ मिला और मैंने इसको घर लाकर पहन लिया। चल ठीक है, अब ये लहंगा मुझे दे दे। नहीं माँ, ये गोटेदार लहंगा मैं किसी को नहीं दे सकती। आप जिया को कोई नया लहंगा दिलवा दो। ऐसे कैसे नहीं देगी? तुझे ये गोटेदार लहंगा देना ही पड़ेगा। इसके बाद कुंती किरण से वो गोटेदार लहंगा ले लेती है और लहंगा लेकर जिया को दे देती है। जैसे ही जिया उस गोटेदार लहंगे को पहनती है तो वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है। तभी कुंती उससे कहती है, अरे जिया ये तो इतनी बदसूरत कैसे हो गई? तभी किरण उनको सारी बात बता देती है। तभी किरण उस परी को याद करती है और परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और किरण से कहती है, क्या हुआ किरण, कैसे याद किया मुझे? आपने मुझे जो जादुई गोटेदार लहंगा दिया था वो लहंगा इन लोगों ने मुझसे छीन कर ले लिया और उसे पहन लिया और उसको पहनकर ये बहुत बदसूरत हो गई। आप इसे पहले जैसा कर दो ना परी जी। पर क्यों? ये तो तुमसे बहुत नफरत करती है ना? कोई बात नहीं परी जी, आखिर ये तो है मेरे अपने ही ना। आप इसे पहले जैसा बना दो। इसके बाद परी जिया को पहले जैसा बना देती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। हमें माफ कर दो बेटी,
हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं माँ। उस दिन के बाद से कुंती ने कभी भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव नहीं किया। उस दिन से किरण अपनी माँ और बहन के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।